Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने नर्वस सिस्टम के कुछ सेल्स को डिस्कस करना है। तो बेसिकली जितने भी नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं उनको दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारे पास जो टाइप है वो है न्यूरोजिलिया। आप इसको कह सकते हैं असिस्टेंट ऑफ न्यूरॉन्स भी है। जो मेजर जो सेल्स हैं जिन्होंने नर्वस सिस्टम के अंदर फंक्शन परफॉर्म करना है वो न्यूरॉन्स हैं। लेकिन हायर एनिमल्स में चूँकि न्यूरॉन ने बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, इस वजह से नेचर ने इनको असिस्टेंट दिए हैं जो इनकी न्यूट्रिशन और इनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करते हैं। तो न्यूरोजिलिया ये सिर्फ हायर एनिमल्स में होते हैं, जैसे इंसान के अंदर भी ये पाए जाते हैं इनको न्यूरोजिलिया, और हाफ ऑफ द जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोजिलिया पर मुश्तमिल होता है। तो ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि एक तो ये हायर एनिमल्स में पाए जाएंगे और हायर एनिमल्स का जो हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोजिलिया पर मुश्तमिल है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी कोई, जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया होता है कि जो भी एक बड़े ओहदे पे पहुंचता है उसकी ज़िम्मेदारी जब बढ़ती हैं तो आप कह सकते हैं उसको असिस्टेंट दिए जाते हैं जो उसकी ज़िम्मेदारियों में उसकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह जितने भी हायर एनिमल्स होते चले जाएंगे उनका चूँकि नर्वस स्ट्रक्चर बड़ा डेवलप होता जाएगा, उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो नेचर ने क्या किया है, उन न्यूरॉन को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ सेल्स दिए हैं जिनको न्यूरोजिलिया कहा जाता है। तो जितने हायर एनिमल सेल्स होते जाएंगे उतने ही न्यूरोजिलिया की अमाउंट भी, नंबर ऑफ न्यूरोजिलिया बढ़ते चले जाएंगे। तो देयर आर सर्टेन सेल इन हायर एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस कॉल्ड एज न्यूरोजिलिया, जिनको न्यूरोजिलिया कहा जाता है, विच मेक अप हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का तकरीबन आधे से ज़्यादा पोर्शन बनाते हैं। उसके बाद न्यूरोजिलिया की दो बड़े फंक्शन हैं, न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखना, और दूसरा न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना। और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जो न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके इर्द गिर्द एक शीट बनाएंगे जिससे उनके फाइबर्स की प्रोटेक्शन होगी। उस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। तो आपने जहन में रखना, ये माइलिन शीट जिन सेल से मिलके बनी है तो उनको आप कह सकते हैं न्यूरोजिलियल सेल कहा जाता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी बुक में मेंशन है डायग्राम के अंदर, वो शेवान सेल्स हैं। उसके बाद न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है कि उसने कोऑर्डिनेशन करनी है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसके अंदर जो मेजर रोल है वो न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो न्यूरॉन के अंदर सलाहियत है कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट भी कर सकते हैं और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट भी करते हैं। और कंडक्ट वो कैसे करते हैं, अक्रॉस द साइनेप्सिस। साइनेप्स होता क्या है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि दो न्यूरॉन्स जहां आपस में कांटेक्ट उनका पॉइंट होता है उसे साइनेप्स कहा जाता है। वैसे इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आगे हम डिस्कस भी करेंगे, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है साइनेप्स के ऊपर। तो ये जो जगह है जहां एक न्यूरॉन दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है इसको साइनेप्स कहा जाता है। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट भी करते हैं। जब कंडक्शन हो रही होती है तो नर्व इम्पल्स साइनेप्सिस से भी गुजरती हैं, जो बिटवीन टू न्यूरॉन एक कांटेक्ट पॉइंट, उसको साइनेप्स कहा जाता है। और इस तरह मूव करते करते एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, फिर चौथा न्यूरॉन करते करते जो रिसेप्टर से स्टिमुलस आई है वो इफेक्टर तक पहुंच जाती है। इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। ट्रांसमिट फ्रॉम इफेक्टर टू रिसेप्टर ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो दो बड़े पोर्शन हमें नज़र आते हैं। एक उसकी सेल बॉडी है जिसको सोमा कहा जाता है, और सेल बॉडी से निकलने वाले धागे हैं जिनको न्यूरल फाइबर कहा जाता है। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है वो इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक सेल बॉडी है और दूसरा आप कह सकते हैं कि इनसे निकलने वाले न्यूरल फाइबर्स हैं। तो पहले हम थोड़ा सा सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है क्योंकि सोमा का मतलब होता है कोई भी बॉडी। उसके बाद सेल बॉडी इज मेन न्यूट्रिशनल पार्ट। जो सेल बॉडी है उसने पूरे न्यूरॉन की न्यूट्रिशन का बंदोबस्त करना है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सेल बॉडी है इसमें हर वो चीज़ बनाई जा रही है बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल जो न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और न्यूरॉन की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं न्यूरॉन की मेंटेनेंस, न्यूरॉन की ग्रोथ, न्यूरॉन की न्यूट्रिशन, ये तीनों फंक्शन सेल बॉडी के हैं या सोमा के हैं, सोमा ऑफ द न्यूरॉन के हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा ना खासा जो न्यूरॉन से निकलने वाले न्यूरल फाइबर है जिनको डेंड्रॉइड और एक्सोन कहा जाता है, अगर ये डैमेज हो जाते हैं लेकिन सेल बॉडी रिमेन इंटैक्ट का मतलब है मुकम्मल रहना, उसको नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर इसकी एबिलिटी है कि ये अपने न्यूरॉन जो डेंड्रॉइड है और अपने एक्सोन है इनको दोबारा रीजनरेट कर सकता है। तो इफ़ द सेल बॉडी रिमेन इंटैक्ट, अगर सेल बॉडी हमेशा मुकम्मल रहे, इट कैन रीजनरेट डेंड्रॉइड एंड एक्सोन, तो ये अपने डेंड्रॉइड को और एक्सोन को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि न्यूरॉन जब मैच्योर हो जाते हैं, न्यूरॉन या कोई भी आप कह सकते हैं ऑर्गन जब मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद यूजुअली उस ऑर्गन के जो सेल है वो डिवाइड नहीं करते। बिल्कुल सेम सेंस या नर्वस सिस्टम में भी है कि जब बचपन में नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके न्यूरॉन डिवाइड हो रहे होते हैं। जब नर्वस सिस्टम एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाता है, ऑर्गन जो है मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका होता है, फिर उसके जो सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है वो भी डिवाइड नहीं करते। उसके बाद न्यूरल फाइबर्स, तो सेल बॉडी से दो किस्म के न्यूरल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी कहा जाता है, इसको आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, इसको न्यूरल फाइबर भी कहते हैं, जो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, एक वो जो नर्व इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आ रहे होते हैं और दूसरा वो जो नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रहे होते हैं। तो जो टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आ रहे होते हैं उनको डेंड्रॉइड कहा जाता है। डेंड्रॉइड बेसिकली ट्री को कहा जाता है और यूजुअली ज़्यादातर केसेस में चूंकि ब्रांच होते हैं जस्ट लाइक ए ट्री, इस वजह से इनको डेंड्रॉइड कहा जाता है। अच्छा, कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिनमें ये सिंगल भी होते हैं, तो अगर वो न्यूरल फाइबर्स जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को लेकर आ रहे हैं वो एक ही हो तो उसको डेंड्रोन कहा जाता है। अगर वो काफ़ी सारे हों तो उनको डेंड्रॉइड्स कहा जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक टर्म इस्तेमाल होती है डेंड्रोन, कि अगर न्यूरल फाइबर जो टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आ रहा है वो वन हो, अगर काफ़ी सारे हों तो वो डेंड्रॉइड्स कहलाती। तो यहाँ से एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लगता है ऐसा है कि डेंड्रॉइड की सिंगुलर फॉर्म डेंड्रोन है, लेकिन जो गलत है। डेंड्रॉइड की सिंगुलर फॉर्म हमेशा डेंड्राइट ही होती है, डेंड्रॉइट, यानी डेंड्राइट्स ये जमा है और डेंड्रॉइट इसकी सिंगुलर फॉर्म है। तो डेंड्रोन और डेंड्रॉइट में क्या फ़र्क है? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरल फाइबर का ग्रुप है जो काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके, उनको हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये डेंड्रॉइड्स बने। इन 5 में से अगर हम एक की बात करें तो ये डेंड्रॉइड है। लेकिन अगर न्यूरॉन के अंदर हो ही सिंगल, एक ही हो, तो ये डेंड्रोन बन जाएगा। यानी काफ़ी सारों में से एक को डेंड्रॉइड कहा, काफ़ी सारे डेंड्रॉइड्स में से एक को डेंड्रॉइड कहा जाता है। अगर हो ही एक, ब्रांचेस ना हो, तो फिर उसको हम डेंड्रोन कहेंगे। तो डेंड्रॉइड्स का सिंगुलर डेंड्रॉइड ही है, डेंड्रोन नहीं होता। बल्कि आप कह सकते हैं डेंड्रोन उस केसेस में होते हैं जब ब्रांचेस ना हो बल्कि सिंगल न्यूरल फाइबर हो जो नर्व इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी लेकर जा रहा हो। उसके बाद एक्सोन क्या होते हैं? वो न्यूरल फाइबर जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जा रहे होते हैं और ये यूजुअली काफ़ी लंबे होते हैं और बाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर जो एक्सोन है उनकी लेंथ 1 मीटर से भी ज़्यादा है। काफ़ी सारे मोटर न्यूरॉन ऐसे हैं जिनके अंदर जो एक्सोन की लेंथ है मोर देन 1 मीटर है। उसके बाद यहाँ से MCQs काफ़ी हद तक बन सकते हैं कि न्यूरॉन के किस पोर्शन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैसे होते तो काफ़ी सारे हैं,
लेकिन यहाँ कुछ चीदा बताए गए हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ताकि एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो सेल बॉडी अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस न्यूरॉन के कौन से पोर्शन में है, तो सेल बॉडी। इसी तरह एक स्पेशल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। बेसिकली इनका नाम रखा गया, एक साइंटिस्ट है फ्रेंज नीजल्स, उसने इन ग्रैन्यूल्स की स्टेनिंग का प्रोसेस आप कह सकते हैं इन्वेंट किया था। तो ऐसा हमारे पास ग्रैन्यूल्स जो नीजल स्टेनिंग के जरिए से हमें नजर आए, वो नीजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। बेसिकली है ये राइबोसोम ही, और ये राइबोसोम वो है जो किसके साथ अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के साथ, और ये भी सेल बॉडी में होते हैं। अब न्यूक्लियस भी सेल बॉडी में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल बॉडी में है, गोल्जी अपरेटस भी सेल बॉडी में है, तो और नीजल ग्रैन्यूल्स भी सेल बॉडी में है। अब ये 4 चीजें जो आपकी बुक में मेंशन की। इसके अलावा जब न्यूरल फाइबर्स की बात करते हैं, जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म को डिफाइन हम कैसे करेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। तो बुक में ये 4 किस्म के ऑर्गेनेलीज मेंशन किए गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैले होते हैं थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म। यहाँ डेंड्रॉइड के ऑर्गेनेली को डिस्कस नहीं किया गया, तो फिर आप लोगों ने उसको याद भी नहीं करना। तो यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज बन जाते कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस कौन से उसमें पाए जाते हैं, नीजल ग्रैन्यूल कौन से उसमें पाए जाते हैं, न्यूरल फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये ब्रीफ सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का कि इसमें 2 पोर्शन है, सेल बॉडी और न्यूरल फाइबर। आगे उनकी फर्दर डिविजन्स हैं। तो ये आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो अच्छी तरह तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कह सकते हैं लक अच्छी हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.